नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में तो अविश्वसनीय लगती है, लेकिन है 100% सच्ची। ये कहानी है विरानी परिवार की, जिन्होंने गुजरात के एक छोटे से गांव से उठकर बालाजी वेफर्स जैसा अरबों का एम्पायर खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसके गांव में बिजली तक नहीं आती, क्या वो एक दिन मल्टी बिलियन रुपए कंपनी बना सकता है? ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना, पर यह कहानी बिल्कुल सच है। तो चलिए जरा इस सफर के फर्क को देखते हैं। एक तरफ सूखे की मार झेलता हुआ एक गांव और जेब में कुल जमा पूंजी सिर्फ 20,000 रुपए, और दूसरी तरफ एक एफएमसीजी जाइंट मतलब रोजमर्रा का सामान बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका सालाना रेवेन्यू आज 6,000 करोड़ रुपए है और जो पेप्सिको जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही है। ये फासला सच में हैरान कर देने वाला है। तो कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, एक नामुमकिन सा लगने वाला सपना। ये वो दौर था जब विरानी परिवार के लिए कोई बड़ा बिजनेस बनाने का सपना तो बहुत दूर की बात थी। 2 वक्त की रोटी कमाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग थी। ये बात है 1970 के दशक की। गुजरात का धूंधोराजी गांव। सूखे का ऐसा कहर टूटा कि बारिश की एक बूंद नहीं गिरी और सारी की सारी फसलें जलकर राख हो गईं। अपने परिवार को बचाने के लिए पिता पोपट भाई विरानी को वो फैसला लेना पड़ा जो किसी भी किसान के लिए सबसे दर्दनाक होता है, अपनी जमीन बेचना। उस जमीन से जो पैसे मिले उसमें से 20,000 रुपए उन्होंने अपने 3 बड़े बेटों के हाथ में रखे। देखिए, ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक पिता की आखिरी उम्मीद थी और एक तरह का हुक्म भी कि अब गांव छोड़ो और जाकर अपनी किस्मत खुद बनाओ। उनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं था। शहर पहुंचकर भाइयों ने अपनी जमीन से ही जुड़ा काम करने का सोचा, फर्टिलाइजर का बिजनेस। लेकिन उन्हें शहर के तौर तरीकों और बिजनेस के दांव पेंच का कोई अंदाजा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ और पिता की दी हुई वो सारी पूंजी एक झटके में डूब गई। सब कुछ खत्म। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां से किस्मत ने पलटी मारी। और ये सफर शुरू हुआ एक मामूली सी कैंटीन से और पहुंचा करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट तक। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो चंदू भाई ने एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में एक लड़के की नौकरी कर ली। तनख्वाह जानते कितनी थी? सिर्फ 90 रुपए महीना। सोचिए, एक 10वीं पास लड़के के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। हालत ये थी कि कभी कभी तो महीने का 50 रुपए किराया देने के भी पैसे नहीं होते थे। और यहीं इसी मुश्किल दौर में उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और पहला मंत्र मिला। उनका मानना था, काम पूजा है। मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसे किस तरह करते हैं वो मायने रखता है। हर काम को पूरी लगन और सम्मान के साथ करना चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उन्होंने ये करके दिखाया। वो सिर्फ कैंटीन का काम नहीं करते थे। फिल्म शुरू होने से पहले पोस्टर चिपकाते, दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते, लोगों को उनकी सीट तक लेके जाते। और जब रात को सब चले जाते तो सिनेमा हॉल की फटी सीटों की सिलाई तक करते थे। और ये सब कुछ बिना एक भी पैसा ज्यादा मांगे। और फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा मौका जो आलू के चिप्स में छिपा हुआ था। कैंटीन में आलू के वेफर्स की डिमांड बहुत थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वेफर्स के सप्लायर, वो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं थे। कभी माल लेट आता तो कभी क्वालिटी इतनी खराब होती कि कस्टमर शिकायत करते थे। 1, 2, 3 सप्लायर बदले गए, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। और यहीं पर चंदू भाई ने अपनी जिंदगी का दूसरा मंत्र इस्तेमाल किया। समस्याओं से परेशान होने की जगह उनका हल ढूंढो। अगर ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खुलता है। देखिए, क्रूशल पॉइंट यही है। उन्होंने इस परेशानी को एक परेशानी की तरह देखा ही नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। और ये हमें उनकी तीसरी और काफी दिलचस्प सोच पर लेकर आता है। वो मानते थे कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो हर चीज का एनालिसिस करने में, उसे ओवरथिंक करने में ही सारा वक्त गंवा देते हैं। जबकि बिजनेस में कभी कभी आपको बस मौका देखकर छलांग लगानी पड़ती है। और चंदू भाई ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने सप्लायर की इस प्रॉब्लम में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। कहीं से 10,000 रुपए का इंतजाम करके घर के आंगन में एक शेड बनाया, एक मशीन लगाई और कैंटीन की अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद पूरी रात जागकर वेफर्स की परफेक्ट रेसिपी बनाने में जुट गए। तो चलिए अब कहानी के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां आंगन के एक छोटे से शेड से शुरू हुआ ये काम एक बहुत बड़े एम्पायर बनने की राह पर निकल पड़ा।
उनकी ग्रोथ की रफ्तार देखिए कमाल की थी। 1982 में आंगन के शेड से शुरुआत हुई। 2 साल बाद 1984 में कैंटीन में जो बालाजी का मंदिर था, उसी के नाम पर ब्रांड का नाम रखा गया, बालाजी वेफर्स। और उसके सिर्फ 5 साल बाद 1989 में उन्होंने 50 लाख का लोन लेके गुजरात का उस समय का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर प्लांट खड़ा कर दिया। उनकी इस कामयाबी के पीछे एक और बड़ी सोच थी, जो उनके काम करने का तरीका बताती है। वो कहते थे, अपने काम से ऐसा प्रेम करो जैसी भक्ति मीरा ने कृष्ण से की थी। उनके लिए ये बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, ये उनका जुनून था, उनकी भक्ति थी। और इसी भक्ति का नतीजा था कि जब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने बालाजी को खरीदने के लिए करोड़ों का ऑफर दिया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और वजह थी 500 से ज्यादा चिट्ठियां। ये चिट्ठियां उनके ग्राहकों ने लिखी थीं, जिसमें कहा था, हम आपके वेफर्स खाकर बड़े हुए हैं, प्लीज इसे किसी और को मत बेचिएगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि बालाजी की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? वो कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन से सबक हैं जो इस कहानी को इतना खास बनाते हैं? उनका सबसे अनोखा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत था सर्विस नॉट सेल्स, यानी सेवा बिक्री नहीं। वो कहते थे, हमारी डिक्शनरी में सेल्स शब्द है ही नहीं। सेल का मतलब होता है अपना माल किसी पर थोपना। हम सेल नहीं, सर्विस करते हैं। मतलब ग्राहक जो मांगता है, हम उसकी जरूरत पूरी करते हैं। यही वजह है कि उनकी कंपनी में आज भी सेल्स टारगेट नहीं होते, सिर्फ कस्टमर की डिमांड पूरी करने पर जोर होता है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? पहला, अपने काम को पूजा की तरह करो। दूसरा, हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। तीसरा, ज्यादा सोचने में मौका हाथ से मत जाने दो। चौथा, अपने साथ जुड़े हर इंसान का ख्याल रखो, किसान से लेके ग्राहक तक। पांचवा, माल बेचने पर नहीं, ग्राहक की जरूरत पूरी करने पर ध्यान दो। और आखिरी, परिवार को रामायण की तरह प्यार और सम्मान से जोड़े रखो। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, आपकी जिंदगी में या आपके काम में ऐसी कौन सी परेशानी है जो असल में एक ऐसा मौका है जिसे आप अब तक देख नहीं पाए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।